ओके, तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम में आप शेड्यूल कर लिया और एग्ज़ाम की मशीन में आप लॉग इन कर गए। तो अब एग्ज़ाम को परफॉर्म कैसे करना है, उसके क्या टिप्स हैं, क्या ट्रिक्स हैं, ये हमने थोड़ा डिस्कस करना है। ओके, तो आप अज्यूम के आपके पास जो मॉनिटर है उसकी जगह ये वाली, ठीक है। आपको एग्ज़ाम में रेड हैट की जिस मशीन पे आपने काम करना है, बल्कि रिमोट एग्ज़ाम की केस में तो क्या होगा कि यूएसबी को आप लाइव बूट करेंगे तो आप रेड हैट का ही सिस्टम बेसिकली लोड हो जाएगा। उसमें आप रेड हैट के आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन कर जाएंगे। जब लॉगिन कर जाएंगे तो लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन आपके सामने आएगी वो बेसिकली रेड हैट का ही सिस्टम होगा। लेट्स अज्यूम कि जैसे अभी मैंने पेंट खोला हुआ है, इसमें तुमने समझा कि ये जो मैंने बॉर्डर बना दिया ना, ये आपकी मशीन है। लेट्स से वो लॉगिन करके ये, अभी मैं आपको एक्चुअल मशीन भी दिखाता हूँ। अब इस मशीन में क्या होगा कि यहाँ पे कहीं आपको पता है एक्टिविटीज लिखा होता है, रेड हैट का लोगो बना होता है और एक जगह लिखा होता है एक्टिविटीज। साथ साथ इस जगह पे कहीं एक चैट बॉक्स बना होगा जिसमें वो आपसे चैट कर रहा होगा। इस एरिया में, ये जो एरिया जहाँ पे मैं माउस मूव कर रहा हूँ, आप चैट करेंगे उससे, वो आंसर करेगा। और ये बाकी सारा एरिया जो है, इंक्लूडिंग एक्टिविटीज तकरीबन, सॉरी, ये सारा ऐसा एरिया होगा जो आपके पास अवेलेबल होगा एग्जाम के लिए, जिसके अंदर आपने एग्जाम करना है, जो कि आपकी मशीन होगी, ठीक है। अच्छा, अब एक और जो चैलेंज आता है ना, वो आता है कि यहाँ पे एक आइकॉन बना होता है जिसमें आप केवीएम का, जैसे केवीएम मैनेजर होता है ना, उसके थ्रू आप मुख्तलिफ वर्चुअल मशीन्स के आप कंसोल में चले जाते हो या कंसोल को एक्सेस कर लेते हो। मिसाल के तौर पे, जैसे इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे मेरे पास ये सिस्टम है और यहाँ पे लेट्स अज्यूम कि मेरे पास केवीएम इंस्टॉल हुआ। अभी तो इस करंट केस में मेरे पास केवीएम इंस्टॉल नहीं है, जैसे बॉक्सेस का एक सॉफ्टवेयर है, लेट्स मैं देखता हूँ, इसमें नहीं है, इस सिस्टम में नहीं है। लेकिन अगर मैं इस सिस्टम में जाऊँ यहाँ पे, तो यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है, बी ओ एक्स बॉक्सेस। ये वर्चुअलाइजेशन का बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर में क्या होगा, जब वर्चुअल मशीनें लेट से हम बना लेते हैं, को 5-7 वर्चुअल मशीनें मैंने बना ली लेट से, यहाँ पे आप जाए ना, इस पे कहीं आ रहा होगा क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, और मैंने कोई, जैसे ये है कि मैंने वर्चुअल मशीन को इसमें ना क्रिएट कर ली। तो इसको मैं खोलूंगा तो इस वीएम के अंदर मैं चला जाऊंगा और यहाँ पे जाके काम करूंगा। एक तरीका क्या है कि वर्चुअल मशीन मेरे पास ऑलरेडी बनी हुई है और अब मुझे पता भी है, और मुझे कहीं से पता चल गया कि इसका आईपी ये है, तो मैं बजाय कि उस वर्चुअल मशीन को खोलूं, उसके अंदर जाके काम करूं, तो मेरे लिए बड़ा टफ होगा ना कि भाई पहले मैंने ये सिस्टम एक्सेस किया, फिर इसके अंदर से एक मजीद और सिस्टम को एक्सेस करूं, तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होगा। तो आसान ये नहीं है कि मैं टर्मिनल खोलूं इसी सिस्टम का जिस पे मैं बैठा हूँ, लेट्स से ये एग्जाम मशीन है आपकी, और यहीं से मैं एसएसएच कर लूं। क्योंकि एग्जाम में आपको ऑलरेडी जो वीएम्स होंगी वो ऑन होंगी, ऑन स्टेट में मिलेंगी, आपने ऑन करनी नहीं है। अच्छा, किस तरह के, जैसे वो आपसे कहेगा ना इन एक्टिविटीज पे क्लिक करें, तो यहाँ पे मोजिला फायरफॉक्स ऐसे ही वहाँ पे भी आ रहा होगा। आप मोजिला फायरफॉक्स को ऑन करेंगे और जैसे ही आप मोजिला फायरफॉक्स को ऑन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक लिंक होगा, जैसे कि ये लिंक है, अज्यूम करें, जैसे ये लिंक है, लेट्स अज्यूम कि यही लिंक है। और उस लिंक में दो ऑप्शंस होंगे आपके सामने। किस तरह का लिंक होगा, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैंने शायद खोला हो, ये देखें, आपको एक लिंक दिया होगा, उस पेज पे लिखा होगा एक जगह पे इंस्ट्रक्शंस और एक जगह पे लिखा होगा क्वेश्चंस। ये मैंने ऐसे एक डमी सा ना वेब पेज बनाया आज दिखाने के लिए, आपको एग्जाम इन्वायरमेंट समझाने के लिए। ओके, तो जो पहला उस पे ऑप्शन, वैसे तो पेज के ऊपर काफ़ी कुछ लिखा होगा, ये जस्ट मैंने डमी एक पेज बनाया ताकि आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस वाला पेज खोलना है। जैसे ही मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ना बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी। जैसे करंट केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे ना एक आईपी लिख दिया है और यहाँ में लिखा योर कंप्यूटर नोड नेम वर्क स्टेशन डॉट लैब डॉट एग्जाम्पल डॉट कॉम, ये इसका नाम है।
और ये इसका आईपी, और फिर नीचे लिखा हुआ पासवर्ड फॉर द रूट अकाउंट इज ABLEETE। इस तरह का कोई पासवर्ड वहां पे होगा। तो अब आपको पता ये चला कि बेसिकली आपका जो कंट्रोलर नोड है उसका आईपी ये है, और उसके अकाउंट का जो रूट का पासवर्ड है वो ये है। तो आप क्या करेंगे, इसको छोटा कर लेंगे। वहां पे एग्जाम के अंदर भी बिल्कुल आपने ऐसे ही काम कर लेना, ये ऐसे किया यहाँ पे। और इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ पे ना स्टिल रहता है, आपको छुपता नहीं है, मतलब ऐसे हाइड नहीं होता, जैसे ये खुला हुआ है ना ऐसे ही चलता रहेगा। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, टर्मिनल खोल लोगे उस सिस्टम में ही, उसी सिस्टम का टर्मिनल खोल लेना आप। जैसे मैं इस टर्मिनल को छोटा कर लेता हूँ, ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे ऐसे खोल लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ SSH root@, और इस सिस्टम का आईपी, इस सिस्टम का आईपी मेरे पास ये वाला, और एंटर करता हूँ। ये मुझसे पूछेगा पासवर्ड, मैं पासवर्ड यहाँ से देख के पासवर्ड इसको भी कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट की ऑप्शन वहाँ पे होती है। और यहाँ पे मैंने पासवर्ड एंटर किया और मैं कनेक्ट हो गया। ठीक है, अभी आप देखें कि मैं किस अकाउंट से कनेक्ट हुआ हूँ, रूट अकाउंट से। अब यहाँ पे और मजीद इंफॉर्मेशन होगी कि आपकी रिपोजिटरी का पाथ क्या है, आपके बाकी नोड्स जो है, जो आपके मैनेज नोड्स होते हैं उनके आईपी, उनके नेम वहाँ पे लिखे होते हैं उसने। ठीक है, लेकिन फिलहाल आप क्या करें कि आप इस इंस्ट्रक्शंस वाले पेज को ना कॉपी करें यहाँ से। एग्जाम में जो मैंने भी ऐसे किया था, ये पाथ मैंने किया कॉपी, और कॉपी करके यहाँ पे एक और विंडो में ना इसे ओपन कर लिया ऐसे। अब ये इंस्ट्रक्शन का पेज मेरे पास खुला हुआ है। मैं यहाँ पे आया और यहाँ से मैं बैक चला गया, जो मेन पेज है मेरा, जहाँ पे मेरे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे मेरे क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, मैं क्वेश्चंस यहाँ पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने खोला, ये भी मैंने एक डमी सी एंट्री की हुई है इसमें, जस्ट आपको दिखाने के लिए, ताकि आप इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर लो कि इन्वायरमेंट किस तरह का होगा। तो अब क्या होगा, जब भी मैंने क्वेश्चन देखने तो मैं फौरन यहाँ से क्वेश्चन की डिटेल पढ़ लूंगा। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर क्लिक करेंगे तो डिटेल उसके अंदर से मजीद खुल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इंस्ट्रक्शंस है, कभी भी आपको रूट का पासवर्ड देखना पड़ेगा, अच्छा ठीक है ये वाला है, और कंट्रोलर का आईपी ये वाला है, तो आप कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप, SU करके हाइफन, उसने यूजर बताया होगा आपको एडमन, तो एडमन कर लेंगे आप। अब एडमन यूजर मेरे केस में एग्जिस्ट नहीं करता, मैंने अपनी प्रैक्टिस के लिए यूजर बनाया हुआ डेवऑप्स। तो मैं ये डेवऑप के यूजर से लॉगिन कर, ठीक है जी, वहां पे आपको एडमन यूजर उसने कहा होगा कि एडमन यूजर के थ्रू आप लॉगिन कर जाएं। अच्छा, चूंकि आप रूट से एडमन यूजर में जाते हो तो इसलिए आपसे पासवर्ड नहीं पूछता। ठीक है, आप डायरेक्टली लॉगिन कर जाते हो, और एग्जाम में उसने आपको ये पासवर्ड बताया भी नहीं। अब एक और प्रैक्टिस आपने करनी है कि यहाँ पे ना Ctrl+Shift+N, इससे एक नया टर्मिनल खोलना है। अगेन वही काम करना है कि SSH root@, एंटर, और पासवर्ड डालना है वो वाला। यहाँ पे आपके पास कंट्रोलर को आपने एक और टर्मिनल में एक्सेस कर लिया है, लेकिन इसको भी क्या करें, SU-admin। लेकिन मेरे केस में डेवऑप्स यूजर है, तो मैं डेवऑप्स से लॉगिन कर जाता हूँ। ये भी मैं लॉगिन हो, एक और कोशिश करें कि एक और टर्मिनल खोल, 3 टर्मिनल आपके पास खुल जाएंगे। तो SSH root@IP, और पासवर्ड, और SU-admin। मेरे केस में एडमिन नहीं है, तो डेवऑप्स से मैं डेवऑप्स से लॉगिन कर जाता हूँ, DEVOPS डेवऑप्स। लें जी, अब 3 आपके पास ये खुल गए टर्मिनल। आप एक को इधर ले आए, एक इसके पीछे, इसको भी इधर ले आए यहाँ पे, और यहाँ पे ले आए। यहाँ पे आए तो आप फॉरन क्वेश्चंस वाले पेज पे आ गए, और क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना शुरू कर दिया आपने। ठीक है, अब लेट्स से क्वेश्चन को सॉल्व करते करते आपको कोई ऑप्शन थी जो आपको लगा कि यार ये ऑप्शन तो मुझे याद ही नहीं है, ये कर लेते हैं फॉरन से। मिसाल के तौर पे आपने रिपोजिटरी कन्फिगर की, तो आप यहाँ पे एडॉक कमांड चलाइए, साथ ही यहाँ पे लिख दें मिसाल के तौर पे एनसिबल -m, और कमांड -a, और फौरन आप लिख दें लेट्स से यम रेपो लिस्ट। ये कमांड चलाएंगे तो फौरन क्या बता देगा, अभी जिसमें जगह पे अवेलेबल हूँ ना। अच्छा, एग्जाम के अंदर एक और चीज़ मिस्टेक मैंने कर दी, एग्जाम के अंदर आपको ना उसने कहा होगा कि आपने, जैसे मैं PWD करूँ, तो अभी मैं किस लोकेशन पे हूँ, होम डेव ऑप्स के अंदर हूँ।
वहां पे एडमिन का यूजर होगा, एडमिन के यूजर के अंदर ना पहले क्वेश्चन के अंदर उसने पूछ बताया होगा आपको कि आप एडमिन की डायरेक्टरी में जाएं, एनसिबल की डायरेक्टरी में। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एनसिबल की डायरेक्टरी बनाई हुई थी, यहाँ पे एनसिबल की डायरेक्टरी में आप एनसिबल की डायरेक्टरी में आ गए। अब वही कमांड आप यहाँ पे चला के देखो, तो ये आपको फॉरन रिजल्ट देना शुरू कर देगा। अगर एनसिबल की डायरेक्टरी वहाँ पे क्रिएट ना हो और एग्जाम में उसने बताया हो तो आपने क्रिएट कर लेनी है। देखें मैंने रिपोजिटरी अपनी कन्फिगर की हुई है। अब एग्जाम के अंदर ना रिपोजिटरी कन्फिगर नहीं होगी, मैनेज नोड्स के ऊपर, कंट्रोलर को नोड के ऊपर आपने कुछ भी नहीं करना, वो ऑलरेडी कन्फिगर होती है, सारा सिस्टम ऑन होते हैं। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप कर रहे थे तो साथ आप इस दूसरे पे हेल्प ले सकते हो। अब एक तीसरा भी तो मैंने खोला हुआ है, किस लिए, मिसाल के तौर पे आपको कुछ चीज़ भूल गई है तो आप क्या करेंगे, एनसिबल डैश डॉग, और मिसाल के तौर पे आप यम अंडरस्कोर रिपोजिटरी की कुछ आप कमांड लिख रहे थे रिपोजिटरी कॉन्फ़िगर करने के लिए, रिपोजिटरी, तो आप भूल गए तो आप यहाँ से इस पे ये खोल सकते हो। यहाँ यानी कि आपने यूज़ क्या किया, इस टर्मिनल को आप यूज़ करोगे क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए, इस टर्मिनल को यूज़ करोगे आप आपने को काम किया और उसका इम्पैक्ट देखने के लिए, इसको लिख करोगे हेल्प के लिए। इस तरीके से क्या होगा कि बार बार आपको एक ही टर्मिनल पर नहीं जाना पड़ेगा, आपकी स्क्रीन को आप तेजी के साथ काम कर सकते हो। एक तो टिप ये है। एग्जाम के अंदर आपको ना ऑलमोस्ट 13 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें 4 रोल के क्वेश्चन होंगे, एक रिपोजिटरी को कॉन्फ़िगर करने का होगा, और अ, बल्कि एक होगा इन्वायरमेंट कॉन्फ़िगर करने का, क्वेश्चन नंबर 1 होता है जिसमें आपसे एंसिबल इंस्टॉल करवाएगा, फिर आपसे इन्वेंटरी की फाइल मेंटेन करवाएगा, फिर आपसे कॉन्फ़िगरेशन फाइल मेंटेन करवाएगा। एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इन RHEL 9.0, अगर आपने एग्जाम देना है तो जब हम इंस्टॉल करते हैं ना, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, एट ETC और ETC में एंसिबल और एनसिबल डॉट सी एफ जी, ये जो फाइल है ना, RHEL 9.0 में ये फाइल अवेलेबल ही नहीं होती। तो आपको ये जो पैरामीटर्स के अंदर बहुत सारे लिखे हुए हैं ना, ये नज़र ही नहीं आते। क्यों नज़र नहीं आने, क्योंकि वहाँ पे ये फाइल अवेलेबल नहीं होती RHEL 9.0 में। तो आपको ये प्रॉब्लम हो सकता है कि अगर आप तो कोशिश करें कि आपके जो पैरामीटर्स हैं कन्फिग्रेशन फाइल के, वो सारे आप याद कर लो जो आपको नीड पड़ेगी। मिसाल के तौर पर रोल को कैसे डिफाइन करना है, इवेंट को कैसे डिफाइन करना है, यूजर की प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे करनी है, ये पैरामीटर आपको पहले से याद होने चाहिए। 9.0 में ये वहाँ पे नहीं होते। कुछ लोग एग्जाम देने के लिए जाते हैं और वो 9.0 में इसलिए भी रह गए हैं कि वहाँ पे कन्फिग्रेशन फाइल अवेलेबल नहीं होती और वो कन्फिग्रेशन फाइल के पैरामीटर्स को याद करके नहीं गए होते। मेरे केस में मैंने क्या किया था, मैंने डिफॉल्ट कन्फिग्रेशन फाइल को यूज़ नहीं था किया, मैंने फ़ौरन से पहले जाते, चूंकि मुझे पता था, मैंने बस जल्दी से एनसिबल डॉट सी एफ जी ऐसे फाइल बनाई और वहाँ पे एंट्री करना शुरू कर दी, और मुझे चीज़ें पहले से याद थी। तो आपने भी यही काम करना है कि बजाय कि आप डिफ़ॉल्ट फाइल के चक्कर में रहें, आप फौरी तौर पे अपनी फाइल बना लीजिएगा। तो एनसिबल की फाइल बनानी है, इन्वेंट्री बनानी, 9.0 में आपको ये मिलेगा नहीं। क्वेश्चंस कैसे देखने हैं, अच्छा अब क्वेश्चंस कुछ ऐसे हो सकते हैं, जो क्वेश्चन हो सकता है आप एक क्वेश्चन करना शुरू किया और अचानक आपको पता चला यार ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहा। तो उस केस में क्या करना है, आपने फौरन उस क्वेश्चन को छोड़ देना है। मिसाल के तौर पे रोल वाले क्वेश्चन आप कर रहे हैं, रोल वाले 4 क्वेश्चन सीक्वेंस में आते हैं, हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसमें तो ऐसा हो सकता है कि पहला नहीं हुआ तो दूसरा नहीं होगा, लेकिन बाकी जैसे आप पार्टीशन का क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा आपसे, तो अब आप वेट ना करो, आप उसे उसी टाइम छोड़ दो और बाकी वो सारे क्वेश्चन करो जो आपको आते हैं। और जब आपके पास एंड में टाइम बच जाएगा, तब आपने वो क्वेश्चन करना है जो आपको लगा कि यार मुझसे नहीं हो रहा, तो इसमें एंड पे करता हूँ। अगेन बार बार बता रहा हूँ। अच्छा एग्जाम के अंदर भी ना एक रिव्यू का ऐसे लिंक दिया होता है, चेक बॉक्स दिया होता है, एक डन का दिया होता है। मिसाल के तौर पर मैंने क्वेश्चन कर लिया तो मैं डन कर दूंगा। जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 को खोलूंगा ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर फर्दर उसने ना पॉइंट्स दिए होते हैं कि पहले ये करो, ये करो, ये करो, सबके सामने चेक बॉक्स बने होते हैं। तो सबके सामने आप चेक बॉक्स करेंगे, बैक करेंगे, चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, बैक का बटन दबाएंगे तो आप मेन क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। फिर यहाँ से क्लिक करेंगे। मिसाल के तौर पे आप इस क्वेश्चन को कर रहे थे, करते करते आपको लगा कि यार इसको तो मैंने रिव्यू करना है, तो आप यहाँ पे टिक कर सकते हो। फिर आपने तीसरा क्वेश्चन किया, डन कर लिया। एंड पे आपको पता चलेगा मुझे क्वेश्चन नंबर 2 है जिसे दोबारा करना है, तो आप इसको अंदर से खोल के इसको फौरन से परफॉर्म कर सकते हो। इस तरीके से आपने टाइम को सेव करना है। एग्जाम के दौरान जो सबसे इंटेलिजेंट पार्ट होता है वो ये होता है कि आपने किसी भी तरीके से टाइम को किल, मतलब आपने टाइम को बचाना है, और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन टाइम की आपने देनी है। जो क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा आते हैं, तेज़ी के साथ वो क्वेश्चन करने हैं। मिसाल के तौर पर 13 क्वेश्चंस होते हैं,
तो 13 में से लेट से आपको 10 आ रहे हैं, तो आप 10 क्वेश्चन पहले करो, जो तीन बच गए हैं उसमें से, उन तीनों में से जो सबसे आसान क्वेश्चन आपको लगता है कि यार ये मैं कर लूंगा, वो करो। फिर उससे मुश्किल, और फिर एंड पे सबसे मुश्किल, ताकि आपको ये ना रहे कि भाई ये क्वेश्चन मुझे आते थे, मैं कर सकता था, और मैं सिर्फ इसलिए कि इसको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा रहा। जहां पे आपको लगे कि 5 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं ना आपको ट्रबल शूटिंग, वो क्वेश्चन नहीं करना, आपने छोड़ देना, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। तो ये कुछ एग्जाम का इन्वायरमेंट और टिप्स और ट्रिक्स हैं। अब आई होप कि आप कर लेंगे। एग्जाम में को शुरू करने से पहले और एंड करने से दरमियान में भी वो ना आपसे 5 मिनट के लिए वो कहता है कि कैमरा आप मूव करो, लेफ्ट राइट मूव करवाता है, आपकी जो आईडी है CNIC की वो चेक करता है। अच्छा, अब जो इन्वायरमेंट रूम का है, जैसे मिसाल के तौर पर जहाँ पे मैं बैठा हूँ ना, मैंने इसी जगह पे बैठ के एग्जाम दिया था अपना। तो मेरे ऑफिस में मेरी बहुत सारी चीज़ें पड़ी होती हैं, मिसाल के तौर पे एक एडिशनल दो सिस्टम पड़े हुए हैं, कुछ मेरी और चीज़ें हैं जो पड़ी होती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने शिफ्ट की थी दूसरी लोकेशन पे। इसी तरीके से मेरे सामने वाइट बोर्ड है, वाइट बोर्ड पे कुछ लिखा हुआ था, वो भी मैंने रिमूव किया। एडिशनल कोई भी चीज़, इवन के फ़ोन भी आपने अपने पास नहीं रखना। अच्छा, फ़ोन पे वो कॉल करता है, लेट से आपका इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया या कोई मसला आ गया और वो आपसे बात करना चाह रहा है, तो फ़ोन को आपने इतना करीब रखना है कि अगर आपके पास किसी वजह से डिस्कनेक्टिविटी हो जाए तो फ़ौरन आप जाके फ़ोन को पिक कर लो, ले लो। ठीक है। और आई थिंक मेरे ख्याल में सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। तो अब एक क्वेश्चन बार बार ये मुझसे पूछा जाता है कि क्वेश्चन कितने आएंगे, तो बता दिया 13 से 14 क्वेश्चन होंगे, वही क्वेश्चन जो मैं आपको आगे जाके जो है ना, ये मैंने कुछ क्वेश्चंस तो सॉल्व कर दिए हैं और कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, बस वही क्वेश्चंस हैं। आपने उनको प्रैक्टिस करना है। अब पास होने का ट्रिक क्या है? पास होने का ट्रिक ये है कि आपको आता भी है ना क्वेश्चन, आप डेली आके मॉर्निंग में उस क्वेश्चन को रिजॉल्व करो। क्योंकि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के ना मल्टीपल मेथड हो सकते हैं। आप एक मेथड से भी ट्राई करो, दूसरे मेथड से भी ट्राई करो, तीसरे से भी ट्राई करो, ताकि एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। एक और चैलेंज जो मुझे थोड़ा सा फील हुआ था ड्यूरिंग माई एग्जाम, कि जब मैं एग्जाम दे रहा था तो मिसाल के तौर पे ना इसमें एक फाइल का मॉड्यूल है, एक टेम्पलेट का मॉड्यूल है, इसी तरीके से एक मॉड्यूल है इसमें कॉपी का। अब फाइल के मॉड्यूल में या टेम्पलेट के मॉड्यूल में ना SRC सोर्स फाइल कौन सी है, और DST डेस्टिनेशन आपने करना कहाँ पे, एक्शन कहाँ पे करना है, ये दो काम होते हैं। यानी कि सोर्स का मतलब है फाइल कहाँ से उठानी है, कहाँ पे लेके जानी है। अच्छा, कॉपी के, अब मैं कंफ्यूज हो गया कि यार कहीं कॉपी के मॉडल में भी सोर्स और डेस्टिनेशन तो नहीं आते, पाथ आता है। जैसे कॉपी में क्या होता है नॉर्मली, हमारे एग्जाम के दौरान हमें कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कंटेंट की जरूरत पड़ती है। तो कंटेंट के बाद मैं डेस्टिनेशन लिखूं या मैं पाथ लिखूं, ये एक मुझे थोड़ी सी, हालांकि एक बड़ी कॉमन जेनेरिक सी बात है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन हुई थी। तो इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो आप जैसे डेली बेस पे फाइल के मॉडल के थ्रू, कॉपी के मॉडल के थ्रू, टेम्पलेट के मॉडल के थ्रू कोई ना कोई एक्टिविटी करते रहें जब तक आपका एग्जाम नहीं होता, ताकि आपको ये चीज़ें भूलें नहीं। आपको एग्जैक्ट पता हो कि कॉपी के मॉडल में सोर्स और डेस्टिनेशन लिखा जाता है, या कंटेंट या डेस्टिनेशन लिखा जाता है, या पाथ लिखा जाता है। एग्जाम्पल्स को आप देखते रहें, प्रॉब्लम आ रही है आप फौरन यहाँ से देख सकते हो, लेकिन समटाइम यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाता है बंदा ना। मिसाल के तौर पे इस जगह पे मैं लिखता हूँ, मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे टेम्पलेट के मॉडल को देख लेते हैं। EMPLATE। अब यहाँ पे आप जाएंगे ना एंड पे, तो इसकी एग्जांपल्स आ रही हैं, ये हैं। और यहाँ पे इसमें नहीं है वैसे, कॉपी के मॉडल में। अच्छा, अब देखें कॉपी के मॉडल में भी सोर्स और डेस्टिनेशन डाला हुआ है, और यहाँ पे आप पाथ भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे कहीं डिफाइन भी है एक जगह पे। ये जरूरी नहीं कि आप पाथ भी लिख सकते हो, किस पाथ पे जाके ये कॉपी करें। और एक आएगा आपका फाइल का मॉडल, जैसे ये यहाँ पे फाइल का मॉडल। तो तीन ही मॉड्यूल्स हैं जो ज़्यादा यूज होंगे एग्जाम के दौरान आपके। अब यहाँ पे देखें, एक जगह पे उसने सोर्स और डेस्टिनेशन बताया है, ठीक है, एक जगह पे पाथ बताया है।
तो समटाइम बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप ना एग्जाम से पहले डेली बेस पे आप कोशिश करें कि आप ना इन तीनों मॉडल्स को प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको एक्सपीरियंस है तो फिर कोई इशू नहीं, लेकिन ये एग्जाम में ना, एग्जाम में एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता। एग्जाम में उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की इंटेलिजेंस काउंट होती है। मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, और ऐसा नहीं है कि एनसीबल पे काम नहीं आता, इवन देन वो एग्जाम में रह जाते हैं। तो एग्जाम को परफॉर्म करने का एक्सपीरियंस से कोई ताल्लुक नहीं। एक्सपीरियंस सिर्फ इतना आता है कि ट्रबल शूटिंग करते हुए आपको, एक एक्सपीरियंस बंदा जल्दी ट्रबल शूटिंग कर लेगा, और जो अनएक्सपीरियंस बंदा है वो थोड़ा देर में करेगा। तो ये तो एग्जाम में बेनिफिट हो सकता है, अदरवाइज एग्जाम एक टोटल सेपरेट केस है। तो आई थिंक मेरे ख्याल में मैंने सारी बातें आपसे कर ली हैं जो चैलेंजेस आ सकते हैं पेपर में आपको। तो अभी से क्लोज करते हैं। थैंक यू।